थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब ये लाइन लता मंगेशकर जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सामने गा रही थी तो सामने हजारों लोग बैठे हुए थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पर ठीक उसी समय हमारे देश के वीर जवानों के शव बर्फ के अंदर धंसे हुए थे, और ये वो वीर जवान थे जिन पे शक किया जा रहा था कि ये युद्ध से भाग चुके हैं। पर वास्तविकता में ये वो जवान थे जिन्होंने लड़ते लड़ते अपने देश के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसी युद्ध गाथा के बारे में बात करने वाले हैं जिसे भारतीय सेना का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में भारतीय सेना के मात्र 120 जवानों ने चाइनीज आर्मी के 3000 जवानों का सामना किया, और इन चीनी सेना के 3000 जवानों में से 1300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इन जवानों के पास ना ढंग के इक्विपमेंट्स थे, ना पहनने के लिए सही कपड़े थे ठंड के हिसाब से। उसके बाद भी -30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये लड़े हैं, जीते हैं। और जब हथियार खत्म हो गए, जब गोलियां खत्म हो गई, तो चाकुओं से दुश्मन पे हमला कर दिया और अंत तक अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी भारत माता की रक्षा करी है। और भारत माता के एक ऐसे वीर सपूत के बारे में बात करेंगे जिसने हाई कमांड से ऑर्डर आने के बाद कि अपनी पोस्ट छोड़ दो, यह कहा कि मैं अपनी पोस्ट से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीर जवान के बारे में जिसने दोनों हाथों में चोट लगने के बाद अपनी टांगों से बंदूक चलाई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं मेजर शैतान सिंह जी के बारे में, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। चलिए आज हम बात करते हैं उस बैटल के बारे में जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बैटल ऑफ रजांगला के बारे में। देखिए 1962 के समय की बात है जब चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ। हम जानते हैं कि इस वॉर को हम हार गए, पर कुछ युद्ध इस वॉर के अंदर ऐसे थे जिनका जीतना या जिनका होना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना चाइना के लिए भारत को जीतना था। अब देखिए युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, और युद्ध की शुरुआत के लिए कुछ चीजें जरूरी होती, वो ये कि आप किसी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट के ऊपर काबू कर ले, और चाइना भी ये चाहता था। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको चुनचुल एरिया दिखेगा। ये जो एरिया है, याद रखिएगा, यहां पर आर्मी के एयर स्ट्रिप है, दैट मींस आर्मी के प्लेन्स यहां पर आते हैं। सारा राशन पानी, सारी चीजें सब यहीं से आती है। मतलब ये कम्युनिकेशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह, और चाइनीज आर्मी यहीं पर कब्जा करना चाहती थी। इसी जगह को सेव करने के लिए रेजांगला के अंदर एक टुकड़ी को तैनात किया गया। इस टुकड़ी ने लड़ते लड़ते अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। कुछ जवान बच के आए, पर जब इन जवानों की वीर गाथा के बारे में बात करी कि कैसे 120 वीर जवानों ने 3000 चीनियों का सामना किया, तो किसी ने इनकी बात पर भरोसा नहीं किया। जो जवान आए उन्हें इतना डराया गया, कहा गया कि आपके ऊपर कोर्ट मार्शल किया जाएगा, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी गई, उनके परिवार वालों ने बात करना बंद कर दी, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। और उसके बाद जब सच्चाई पता लगी तो पूरे देश को इन जवानों के ऊपर गर्व हुआ। पर सच्चाई पता कैसे लगी? देखिए ये जो बैटल हुई, ये बैटल होती है 18 नवंबर 1962 में, और इस बैटल के बाद तकरीबन 3 महीने तक हमारे जवानों की लाशें बर्फ के अंदर ही थी। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे बर्फ पिघलना शुरू हुई, फरवरी 1963 का समय था, उस समय इस एरिया के अंदर गडरिया जो अपनी भेड़ों को चरा रहा था वो इस एरिया के अंदर जाता है, और वो क्या देखता है? वो देखता है कि भारतीय सेना के जवानों के शव बर्फ के अंदर दबे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये शव अभी तक हथियार अपने हाथ में लिए थे। किसी के हाथ में ग्रेनेड है, किसी के हाथ में बंदूक है। अंतिम सांस तक ये लोग लड़ रहे थे। ये देखकर वो हैरान हो गया। उसके बाद सीधे वो भारतीय सेना की एक पोस्ट के ऊपर जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन के बाद जब भारतीय सेना के अधिकारी यहां पर आके देखते हैं तो वो इस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं और उस कहानी के ऊपर बिलीव करना शुरू करते हैं जो उन जवानों ने बताई थी, जो इस हमले से बच के आए थे, जो इस वॉर से बच के आए थे, जो इस वॉर के बाद आए थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 कुमाऊं रेजिमेंट से। देखिए 13 कुमाऊं रेजिमेंट जिसको लीड कर रहे थे कमांडिंग ऑफिसर मेजर शैतान सिंह जी। अब होता यह कि इस रेजिमेंट को भेजा जाता है बिकॉज ये जो एरिया है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। इस रेजिमेंट के 120 जवानों को तैनात किया जाता है। अब जहां पर तैनात किया जा रहा है, आप देखेंगे ये जो एरिया है, आप इस एरिया के पर देखेंगे, रेजांगला के बारे में हम बात कर रहे हैं। रेजांगला, यहां पर जो टेम्परेचर है, यहां पर टेम्परेचर तकरीबन -25 से -30 डिग्री तक रहता है। पर जब ये जवान यहां पर आते हैं तो ये जवान बेसिकली 18 से 20 साल की उम्र के हैं। कुछ ज्यादा भी है, कुछ कम भी है, बट मेजरली 18 से 20 साल की उम्र है। और ज्यादातर जवान हरियाणा के जवान पहली बार बर्फ देख रहे हैं। दूसरी बात, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस समय
इन जवानों के पास ना तो ठंड में पहनने के लिए प्रॉपर कोट था, ना ही प्रॉपर बूट्स थे। ठंड में पहनने के लिए जो कोट्स होते हैं ना आर्मी के, वो बहुत अलग होते हैं, बिकॉज इतनी ठंड वो झेल सके। इतनी कड़ाके की ठंड में ये जवान यहां पर तैनात किए जाते हैं, बहुत जल्दबाजी के अंदर। इससे पहले जवान जम्मू एंड कश्मीर के अंदर थे, बारामूला के अंदर तैनात थे, बहुत जल्दबाजी के अंदर इनको यहां पर भेजा जाता है। और इनको लीड कर रहे हैं मेजर शैतान सिंह जी। अब मेजर शैतान सिंह जी जानते कि देखिए हमला तो होगा, हमला होगा, पर जवानों के लिए सबसे बड़ी बात है ठंड, क्योंकि ठंड ऐसी कि आपकी अंदर की हड्डियां वो ठंड जमा देती है, खाने पीने की चीजें जम जाती है। पर जवानों का हौसला काफी बुलंद था। इसी के साथ इसकी शुरुआत होती है। अब मेजर शैतान सिंह जी जानते कि देखिए चीनी हमला करेंगे, बिकॉज हमला करने के लिए ये लोकेशन उन्होंने चुनी है, और ये लोकेशन स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए वो क्या करते हैं, इन 120 जवानों को 3 टुकड़ियों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। 3 टुकड़ियों की जिम्मेदारी 3 अधिकारियों को दी जाती है। पहले अधिकारी कैप्टन रामचंद्र यादव जी, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। दूसरी टुकड़ी की जिम्मेदारी यहां पर दी गई नायब सूबेदार सुरजा सिंह जी को, और तीसरी टुकड़ी की जिम्मेदारी यहां पर दी जाती है नायब सूबेदार हरिराम सिंह जी को। और तीनों टुकड़ियों को एक काम दिया गया कि किसी भी मोमेंट को अगर वो देखे तो डायरेक्टली रिपोर्ट करना मेजर साहब को। अब यह पता था कि हमला होगा, कब होगा इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है, पर यहां पर एक एक दिन निकालना जवानों के लिए मुश्किल था। आप सोचिए ठंड बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात हमारे पास उस लेवल का एमिनेशन था नहीं। उसी समय 18 नवंबर 1962 की सुबह तकरीबन 3 बजे यह देखा जाता है कि चीनी सेना के 32 व्हीकल्स लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में कमांडिंग ऑफिसर मेजर शैतान सिंह जी को रिपोर्ट की गई। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये थी कि हमारे पास सही तरीके का ना एम्युनिशन था, ना सही तरीके के वेपन्स हमारे पास थे। आप देखिएगा उस टाइम पर हमारे जवानों के पास .303 राइफल्स हैं। अब ये जो राइफल्स हैं ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूज नहीं की जा रही, बट हमारे जवान इसी को यूज कर रहे थे। हमारे जवानों के पास ठंड में पहनने वाले ना बूट्स है ना कोट्स हैं। हमारे पास केवल 500 हैंड ग्रेनेड्स हैं, हमारे पास केवल 9 LMGs हैं, और बहुत छोटा सा मोर्टार हमारे पास है। दैट्स इट, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं। वहीं चीनी सेना के बारे में बात करें तो चीनी सैनिक एडवांस हथियारों के साथ लैस है। इनके पास SLR है, सब सेल्फ लोडेड राइफल इनके पास आ चुके हैं। इसके अलावा इनके पास अगर आप मोटार देखेंगे तो मोटार भी इनके पास 132 mm का है। इसी के साथ इनके पास MMG है, और इसी के साथ इनके पास रॉकेट्स भी हैं। इनका सामना कैसे किया जाए, पर देखिए कहा जाता है ना कि युद्ध जो है वो केवल हथियारों के दम पर नहीं लड़ा जाता है, युद्ध साहस और शौर्य के दम पर भी लड़ा जाता है, और इस साहस और शौर्य ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चीनी सैनिकों ने अपने पहले हमले की शुरुआत सुबह 3:30 बजे करी। चीनी जवान लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इस बात की जानकारी कमांडिंग ऑफिसर मेजर शैतान सिंह जी को दी जाती। अब देखिए क्या होता है ना कि चीनी सैनिक अपनी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं। इनको पता है कि ये जवान नंबर में काफी कम है, और मेजर शैतान सिंह जी भी इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अब क्या हो रहा है कि चीनी सैनिक लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि साहब 500 मीटर दूर है चीनी सैनिक, अभी फायर खोल दे। मेजर शैतान सिंह जी बोलते नहीं, अभी नहीं खोलना है। सैनिक 400 मीटर पास आ जाते हैं, फिर पूछा जाता है कि साहब फायर खोले, बोले नहीं अभी नहीं खोलना है। 300 मीटर, 200 मीटर, जब चीनी सैनिक 100 मीटर पास आ गए तब पूछा कि साहब 100 मीटर आ गए, अब तो फायर खोलना पड़ेगा, नहीं तो अंदर आ जाएंगे। बोले अभी रुको, होल्ड करो। उसके बाद जैसे ही चीनी सैनिक 50 मीटर पास आ जाते हैं, मतलब भारतीय सेना और उनके बीच केवल 50 मीटर की दूरी बची है, CO साहब ऑर्डर देते हैं फायर खोल, और फायर खोल दिया जाता है। चीनी सैनिकों की लाशें बिछा दी जाती है वहां पर। देखिए बहुत जरूरी था, स्ट्रेटेजी बड़ी जरूरी है। क्यों? बिकॉज हमारे पास एमिनेशन काफी कम था, और उसके बाद बाकी चीनी सैनिक वापस पीछे लौटना शुरू कर देते हैं। अब हालांकि चीनी सैनिक पीछे लौट रहे हैं, पर मेजर शैतान सिंह जी इनके बारे में जानते कि इनका अगला मूव क्या होने वाला है। उसके बाद चीनी सैनिक एक चाल चलते हैं। आपने देखा होगा कि लद्दाख वाले एरिया में याक पाई जाती। अब याक के सिंग पे लालटेन बेच के याकों को आगे भेजा जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा एमिनेशन खत्म हो जाए। दूसरा लग रहा है कि चीनी सैनिक सामने से आ रहे हैं, क्योंकि लालटेन के लेकर कोई आ रहा है। अभी लगता है कि साहब कोई आ रहा है, पर वास्तविकता में ये जानवर यहां पर आ रहे हैं। इस तरीके से हमारे एमिनेशन को वापस खत्म करने की कोशिश की जाती है। अब इस बार पहले हमले को तो हमने विफल कर दिया, पर मेजर शैतान सिंह जी समझ गए कि देखिए जितना एमिनेशन हमारे पास है, जितना गोला बारूद हमारे पास है, उसके भरोसे तो रह नहीं सकते। अब क्या किया जाए? तो सबसे पहला काम किया गया कि हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया गया, और कहा गया कि यहां पर रीइंफोर्समेंट भेजा जाए, बिकॉज चीनी सैनिक 3000 है, हम केवल 120। आप नंबर का डिफरेंस देखिए, 3000 और केवल 120, उसमें से भी कुछ जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। अब मेजर शैतान सिंह जी को हेडक्वार्टर से एक सीधा संदेश मिला, हम नहीं आ सकते, और हम ऑर्डर देते कि आप इस पोस्ट को खाली करके आ जाओ। बिकॉज सीधी बात है, 3000 जवानों से लड़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप इस पोस्ट को खाली करके आ जाओ। अब सोचिए यहां पर उनके पास चांस है, चाहते तो पोस्ट को खाली करके आ सकते हैं। यहां पर मेजर शैतान सिंह जी जवाब देते कि मैं 1 इंच भी नहीं हिलूंगा, और फोन काट देते हैं।
कितनी बड़ी बात है। देखिए, परिवार के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, अपने बारे में नहीं सोचा जा रहा है, देश के बारे में यहां पर सोचा जा रहा है। उसके बाद मेजर शैतान सिंह जी अपने साथियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, ऊपर से ऑर्डर आ गया कि पोस्ट को खाली कर दो। मैं तो खाली करके नहीं जा रहा हूं। अगर तुम में से कोई जाना चाहे तो जा सकता है, इसमें शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं। पर मैं इस पोस्ट से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। और बड़ी बात यह थी कि जितने जवान वहां पर थे, सबने जवाब दिया कि साहब, हम भी नहीं जा रहे। ये देश हमारी मां है, मां को छोड़ के कैसे चले जाएं। और सारे जवानों ने अपने देश की रक्षा करना स्वीकार किया। उसके बाद तय किया गया कि अपने एमिनेशन को बचा के रखना है और जितने भी चीनी सैनिक हम मारेंगे, उनके हथियारों को लूट लेना, लेकर आ जाना, ताकि उन हथियारों का यूज कर सके। अब यह पता था कि दूसरा हमला होगा और दूसरा हमला काफी जल्दी हो गया। सुबह तकरीबन 4 बजे, आधे घंटे बाद दूसरा हमला किया जाता है और दूसरे हमले को भी सेम तरीके से विफल कर दिया गया। पर इस समय तक हमारा एमिनेशन लगभग खत्म हो चुका है। बहुत कम हथियार हमारे पास बचे और यह बात चीनी सेना को पता है कि इनके पास हथियार कम है। इसलिए तीसरा हमला जो किया गया वो सुबह 4:30 बजे किया गया और इस हमले के दौरान चीनी सेना ने अपनी पूरी फोर्स का यूज करा। और इसी समय मेजर शतांक सिंह जी ने एक जवाब दिया कि देखिए, अब या तो विजय या वीर गति है, पीछे हटना अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सीधी बात है कि आखिरी मैन और आखिरी गोली तब तक हमको लड़ना है। लास्ट मैन लास्ट बुलेट, अपनी आखिरी गोली तक लड़ो, आखिरी गोली तक लड़ो। और कुछ भी हो जाए, दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकने, पीछे नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। और उसके बाद मेजर शैतान सिंह जी भी राइफल लेके दुश्मन को मारने के लिए कूद पड़े। वो हर जगह जाते, अपने साथियों का हौसला बढ़ाते। पर देखिए क्या हो रहा है ना, कि हमारा नंबर इस टाइम पर बहुत कम हो चुका है। कई जवानों को गोलियां लगी हैं, कई जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, कुछ जवान ऐसे हैं जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे हैं। बिकॉज अब हमारे पास जब गोलियां नहीं बची तो जवानों ने क्या करा, अपने चाकू निकाले और दुश्मन पे टूट पड़े। दुश्मन नंबर में ज्यादा है पर साहस में हमसे कम था। इसी बीच मेजर साहब को 2 गोलियां लगती है। एक गोली कंधे में लगी, एक गोली हाथ के अंदर लगी। अब कंधे और हाथ में गोली जब लगी तो उनके लिए एलएमजी चलाना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद आप शायद इस बात पर बिलीव ना करें, पर उन्होंने अपने पांव के अंदर एलएमजी बांध दी और कहा कि अब मैं इस तरीके से बंदूक चलाऊंगा, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे तो क्या हुआ। सोचिए, एक अधिकारी दोनों हाथों के अंदर इतनी चोट है कि हाथ हिल भी नहीं पा रहा, वो पांव से एलएमजी चला रहा है। इसी बीच उनके पेट में एक गोली लगती है। जब पेट में उनकी गोली लगी तो उन्होंने कैप्टन रामचंद्र जी से कहा कि रामचंद्र, मेरा बेल्ट को ढीला कर दे, बिकॉज मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पर जब रामचंद्र ने उनके पेट को देखा तो देखा कि उनकी आंतड़ियां बाहर आ गई थी। सोचिए, इतना गहरा घाव लगा कि आंतड़ियां बाहर आ गई। रामचंद्र ने उनको तत्काल उठाया पीठ पे और 800 मीटर दूर ले गए और एक चट्टान के पास सटा के उनको खड़ा कर दिया और बोला कि साहब, आप यहां पे आराम करो, हम आप पे देख लेंगे। बोले नहीं, और वहीं से खड़े होकर उन्होंने अपनी एलएमजी का यूज करके दुश्मन को मारना शुरू कर दिया। पर वो बार बार बेहोश हो रहे थे। सोचिए, बहुत बड़ा घाव लगा है, बहुत बड़ा। और सुबह तकरीबन 8:30 पर भारत माता का वीर सपूत, भारत माता के वीर सपूत हमारे देश को छोड़ के प्रभु के पास चले गए। इसके बाद भी युद्ध रुका नहीं। जितने बचे हुए सैनिक थे उन सैनिकों ने युद्ध लड़ा। पर देखिए, वो लोग ज्यादा है नंबर में, हमने 1300 को उनके मार भी दिया, पर वो लोग नंबर के अंदर ज्यादा है। तो बचे हुए 6 सैनिकों को उन लोगों ने कैद कर लिया और इन 6 सैनिकों में कैप्टन रामचंद्र भी थे। अब जब इनको कैद किया गया तो इन सैनिकों को टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, जब भी कैद किया जाता है तो ये लोग टॉर्चर करते हैं। अब इन 6 सैनिकों में से एक हवलदार निहाल सिंह जी, ये भागने में वहां से कामयाब रहे। रात के अंधेरे में ये चुपके वहां से भागे और भागते रहे, एक डायरेक्शन के अंदर भागना। इनको डायरेक्शन नहीं पता है, बिकॉज उस समय रात का समय चल रहा है। अगले दिन रात को जब ये भाग रहे हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत कहां है, चाइना कहां है। ये भागते जा रहे हैं, दुश्मन ने इनको देख लिया, दुश्मन ने इन पे गोलियां चलाना शुरू कर दी। पर जैसे ही भागते हैं वैसे ही उन्हें एक कुत्ता दिखता है। ये कुत्ता कौन था? कुत्ता रोज उनकी पोस्ट पे आता था। तो इनको लगा कि शायद भगवान का ये स्वरूप है, भगवान ने इसको भेजा है। और इस कुत्ते के पीछे पीछे चल के ये हेडक्वार्टर तक पहुंच गए और सारी जानकारी वहां पर दी। उसके बाद कैप्टन रामचंद्र और उनके दूसरे साथी भी आए, पर एक साथी उस कस्टडी के अंदर ही मारा जाता है। उसे इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आने के बाद जब उन्होंने अपनी कहानी बताई कि देखिए, हमारे साथ ये हुआ है, ये चीजें हमने झेली है, इस तरीके से हमने वॉर लड़ा है, उनकी कहानी पर शुरुआत में किसी ने भरोसा नहीं किया। सबने उन पर हंसा कि अरे आप झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद जब फरवरी 1963 के अंदर उस गडरिये ने इंफॉर्मेशन दी कि वास्तविकता में भारतीय जवानों के शव वहां पर हैं, तो ब्रिगेडियर टी.एन. रैना की अध्यक्षता के अंदर एक मिशन वहां पर जाता है और ये मिशन तकरीबन 133 वीर जवानों की लाशों को रिकवर वहां से करता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि एक भी जवान की पीठ में गोली नहीं लगी थी, सबने अपने सीने के ऊपर गोली खाई थी। और मेजर शैतान सिंह जी का शव उसी चट्टान के पास था जहां पर कैप्टन रामचंद्र जी ने उनको छोड़ा था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इस इंसिडेंट के बाद
ब्रिगेडियर टीएन रैना की आंखों में भी आंसू आ गए और जितने जवान थे सब वहां पर रोने लगे, बिकॉज एक गिल्ट फील हो रहा है कि हमने इनके बारे में ऐसा सोचा कि ये युद्ध छोड़कर भाग चुके हैं। उसके बाद इन जवानों को वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, सामूहिक अंतिम संस्कार वहां पर सभी का किया गया और मेजर शैतान सिंह जी के शव को उनके घर जोधपुर भेजा जाता है। तो ये कहानी है हमारे देश के कैसे वीर सपूत की, जिसने अपने प्राणों को न्योछावर करके भी भारत माता की रक्षा करी है। और इसीलिए मेजर शैतान सिंह जी को भारत का सबसे बड़ा सैन्य पदक परमवीर चक्र प्रदान किया गया। देखिए, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भारत के इतिहास को जानना अपने आप को जानने के बराबर होता है। हमारा इतिहास से बताता है कि वास्तविकता के अंदर हम क्या है, और देशभक्ति की पराकाष्ठा अगर कोई कही जा सकती है तो ये इन वीर जवानों के परम बलिदान को कहा जाएगा। इंडियन आर्म फोर्सेस सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने देश की सेवा करने का। और अगर आप भी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा, तो एनडीए के लिए हमारा शौर्य 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस 2999 है और ये आपके एनडीए 1 2026 की तैयारी के लिए। तो आप इसके द्वारा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और भारत माता की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिए। चलिए, मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।